हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मिस शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज है आपका एक्सरसाइज 14.7, ठीक है, जिसके अंदर हम आपके 14.7 से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और बच्चों, यदि आपको याद हो तो जो आपका जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको 14.7 से रिलेटेड सारा बेसिक कवर करवा दिया। चलो एक बार रिपीट कर लेते हैं। 14.7 से रिलेटेड बच्चों 3 बातें आपको याद रखनी है। नंबर 1, एंगल बिटवीन टू प्लेन। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था, याद होगा, लेक्चर नंबर 17 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर में हमने क्या पढ़ा था कि यदि दो प्लेन कुछ इस तरीके से हो तो उनके जो बीच का एंगल होगा cos थीटा इक्वल, वो फॉर्मूला होगा n1 डॉट n2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 एंड n2। याद आया? कोई डाउट है क्या? हाँ, इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखा था, बस हम वेक्टर फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन प्लेन एंड ए लाइन, ये पढ़ा था। तो यदि मान लीजिए आपके पास कोई लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर एंड आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे बच्चों एंगल क्या यूज होगा? साइन थीटा बी डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ये बताया था, ठीक है। और लास्ट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन। तो मान लीजिए कि कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर हो और प्लेन कुछ इस फॉर्मेट में हो, तो जो डिस्टेंस है बच्चों उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस क्यू को मैग्नीट्यूड में लिखेंगे अपॉन एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब कई बच्चों के माइंड में एक बात आ सकती है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है यहाँ पे मैग्नीट्यूड में हमने क्यों लिखी है? तो इसका जवाब ये होगा कि इसको मैग्नीट्यूड में लिखने का रीज़न ये है क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। डिस्टेंस कभी भी बच्चों नेगेटिव नहीं होती, इस वजह से ऐसा लिखा गया है। तो अब बताइए, 3 बातें तो याद रह जाएगी। यदि बच्चों ये 3 बातें याद हैं तो आप 14.7 एक्सरसाइज बहुत इजीली कर पाओगे, करके आ पाएंगे। आज हम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यदि टाइम बचेगा तो मिसलेनियस जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ, लेकिन एक बात बच्चों जरूरी है, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। आपने एक चीज़ गौर की है कि जितनी भी हमने एक्सरसाइज पढ़ी है इसकी 14.7 तक, उसके लिए प्रत्येक एक्सरसाइज के लिए 1 या 2 फॉर्मूले आए हैं। तो फॉर्मूलों को याद रखना है और थोड़ा अंतर करना आना चाहिए। हाँ, और एक बात बच्चों यदि आपने नोटिस की हो तो एक चीज़ तो बहुत ईजी है, यानी कि फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, यानी हमें ज़्यादा क्वेश्चन के अंदर चेंज करना ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि सर क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, तो बच्चों आप देख सकते हो क्या हमने क्वेश्चन को ज़्यादा चेंज किया, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है लगभग क्वेश्चन पे। बस क्वेश्चन में ये पता लगाना है जो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, इसके टोटल 10 क्वेश्चन है। मैं सारे तो आपको नहीं करूँगा क्योंकि कुछ तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो जैसे स्टार्ट करते हैं बच्चों, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न समतलों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन। यानी आपको 2 प्लेन दिए हुए बेटा और आपको क्या करना है, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। अब प्रोसेस सेम है, तो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी जो 2 होंगे वो आपके लिए होंगे। तो फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो बच्चों मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है? एक प्लेन है आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j माइनस 6k, 2i प्लस 3j माइनस 6k इक्वल में होगा बेटा इसके 5। एक तो ये दे दिया आपको, एक और दे दिया आर डॉट आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप
इक्वल में यहाँ क्या दे दिया आपको 9। अब बेटा देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक बात सुनिए, देखो यहाँ पर बच्चों कोई भी दो वेक्टर हो सकते हैं अलग अलग, उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, हमें तो सिर्फ कैलकुलेशन करने का तरीका आना चाहिए। तो यदि आपको याद हो तो यदि मैं इसे n1 वेक्टर मानूँ, n1 वेक्टर मेरे पास हो जाएगा 2i + 3j - 6k। ठीक है, n1 वेक्टर बच्चों मेरे पास यही होगा ना। और n2 वेक्टर क्या हो जाएगा, i - 2j + 2k, कुछ ऐसा। तो सबसे पहला भी जो मेरा काम था वो क्या रहा कि मैंने n1 और n2 का पता किया। इसके बाद जो फॉर्मूला मैं यदि यूज़ करता हूँ n1 डॉट n2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 n2। तो बच्चों रूल आप सब जानते हो, डॉट प्रोडक्ट जानते हो, मैग्नीट्यूड जानते हो। तो बच्चों आप थोड़ा डायरेक्टली करने का कोशिश करो। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हो i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ। तो करो 2 और यहाँ पे i के साथ है 1, यहाँ पर j के साथ 3, यहाँ पे -2, यहाँ पे -6, यहाँ पे 2। नीचे n1 का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। n2 का बच्चों मैग्नीट्यूड होगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखो सॉल्व कीजिए, 2 - 6, सॉरी बेटा प्लस है, ओके, तो -12 आएगा। क्लियर हुआ। 4 + 9 + 36, 1 + 4 + 4, इन दोनों का सम जोड़ दो, -18 + 2 -16 यानी -16, इनका सम √49 और √9, 7 और 3 यानी -16/21। तो थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, कोस इनवर्स -16/21। दैट्स योर आंसर। क्लियर हुआ। देख लीजिए कोई डाउट है तो। बस समझ आ गई बच्चों। मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, हाँ लेकिन एक एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगा जिससे रिलेटेड आप सारा काम कर सकते हो। ठीक है, तो देख लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन होगा। आपको दो प्लेन दिए हुए आएंगे, आपको क्या करना होगा, बस फॉर्मूला याद रखना है, करना है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। सेम प्रोसेस बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये कंडीशन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन, लेकिन डिफरेंस क्या हो गया, प्लेन की जो इक्वेशन है वो चेंज है। तो जैसे मैं इसका एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बच्चों होगा आपके लिए, मैं थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ, आपकी कंप्लीट क्वेश्चन 2 आपके लिए होगा। ठीक है, x + y + 2z = 9, x + y + 2z = 9 है। ठीक है, और एक है 2x - y + z, 2x - y + z = 15। ये जो दो प्लेन दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इनके बीच का एंगल पता करना है। अब आप टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्मेट में तो चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इतना तो बच्चों आपको आना चाहिए। वेक्टर फॉर्मेट में चेंज करना आना चाहिए। और सिंपल सी प्रोसेस आप क्या लिखोगे, फर्स्ट इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट को मैं क्या लिखूँगा, r डॉट, सिंपल सा देखो तरीका चेंज करने का, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट देख लीजिए, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या क्या हैं, 1 1 2 = 9, ये लीजिए। और तो ये हो गया आपका n1 वेक्टर। क्वेश्चन जो क्वेश्चन क्या, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें r डॉट एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है 2 - 1 1 यानी 2i कैप - j कैप प्लस k कैप = 15। ये आ गया बच्चों आपका n2 वेक्टर। तो अब बताइए सभी, क्या आप इन दोनों को सोल्व करके कोस थीटा निकाल सकते हो ना, सोल्व कर सकते हो बच्चों। कैसे, क्योंकि ये कंप्लीट प्रोसेस हम पिछले 1.5 महीने से करते हुए आ रहे हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया हमें करते हुए। तो सबसे पहले मैंने 13 चैप्टर किया, फिर 14 के भी काफ़ी पार्ट किए, तो उनमें आपने एक चीज़ तो समझ ली होगी। तो भाई प्रोसेस, डॉट प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड। तो बच्चों अब आपके लिए क्वेश्चन हो गए तैयार, 2 क्वेश्चन कंप्लीट मान सकता हूँ ना, आपको सोल्व करने हैं बच्चों। हाँ कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। अब बारी आती है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न समतल परस्पर लंबवत है, प्रूव दैट
प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, यानी बच्चों वही क्वेश्चन है कि दो प्लेन दिए गए हैं और आपको प्रूव क्या करना है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो मैं इसका जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, ठीक, सॉरी कार्टेशियन फॉर्मेट में है प्रोडक्ट, सॉरी बच्चों गलत वर्ड यूज हो जाएगा इसके लिए। फिर x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 10, एक तो ये कार्टेशियन फॉर्म है इसकी, ठीक है, और एक है 18x प्लस 17y, 18x प्लस 17y प्लस 4z इक्वल टू, ये दिया गया है आपको 49। आपको प्रूव करना है कि ये जो दोनों प्लेन है वो परपेंडिकुलर है। तो बच्चों यदि ये वेक्टर फॉर्मेट में होता तो मैं ये प्रूव करता n1 डॉट n2 इक्वल टू 0, पर ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। तो इसे मैं मानता हूँ a1x, इसके यदि मैं कंपेरिजन करूँ इसका a1x b1y c1z इक्वल टू, एक बार d1 मान लो, ये a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 मान लो, d2 बच्चों कोई कांस्टेंट ही है, d1 d2, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की आपको कंडीशन क्या बताई गई है, परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है बेटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। दो प्लेन यदि परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन क्या होगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो मेरे पास सभी वैल्यू है, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 18, b1 की वैल्यू -2, इसकी 17, c1 की वैल्यू 4 और इसकी भी 4, इक्वल टू 0 प्रूव करना है मेरे को, इक्वल टू 0 है नहीं है। तो आया 18 माइनस 34 प्लस 16, तो आ जाएगा 34 माइनस 34 इक्वल टू 0, यानी a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 क्या है 0। तो यदि मैं इसे p1 प्लेन मानूँ, इसे p2 प्लेन मानूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, p1 इज परपेंडिकुलर विद p2, यानी p1 जो है वो p2 के ऊपर लंबवत है। बात समझ आई या नहीं आई, कोई डाउट है? कितने क्वेश्चन हो गए बच्चों, 3, ठीक है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ना थर्ड का, वो आपके लिए होगा क्योंकि इसमें वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्मेट में क्वेश्चन है। तो आप ये प्रूव कर दो, या तो कार्टेशियन में चेंज कर लो या वेक्टर में ये प्रूव कर दो, n1 डॉट n2 0 हो तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 4 सेम बच्चों इसी से रिलेटेड है आपके लिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, सॉरी सेकंड पार्ट ही करेंगे हम, ठीक है। सेकंड पार्ट आपको दिया गया, क्वेश्चन 4 की लैंग्वेज पढ़ देता हूँ कि यदि निम्न समतल परस्पर लंबवत हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो दो प्लेन है वो दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा जो कांस्टेंट है वो क्या होगा। तो पहले मैं प्लेन लिखता हूँ 2x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 5, 2x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 5। एक तो बच्चों ये प्लेन है, एक प्लेन और है x प्लस 2y प्लस लैम्डा z इक्वल टू, इसमें भी 5 है। आपको ये दिया गया है कि ये दोनों के दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर, तो लैम्डा क्या होगा। तो मैंने आपको ये बताया है कि यदि दो प्लेन परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो उनकी कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसी कंडीशन को बच्चों हम अप्लाई करेंगे। तो a1 देखिए आपके पास कितना है, यहाँ से 2, a2 यहाँ से 1, b1 यहाँ पर कितना है -4, b2 यहाँ पर है 2, ये है 3 और c2 है लैम्डा। बात समझ आ गई? याद रखना बच्चों, यदि दो प्लेन इस तरीके से हो तो ये कंडीशन होती है, और वेक्टर फॉर्म में हो तो n1 डॉट n2 इक्वल टू आपको 0 लेना होगा। तो सॉल्व कीजिए, 2 माइनस 8 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, ये हो गया माइनस का 6 प्लस 3 लैम्डा, 6 को इधर ले आओ, 3 लैम्डा इक्वल 6 हो जाएगा बच्चों, लैम्डा इक्वल टू 6/3, देन लैम्डा की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 2। तो यदि इस क्वेश्चन के अंदर लैम्डा की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ तो ये जो भी दोनों प्लेन है वो एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे,
परपेंडिकुलर हो जाएंगे यानी लंबवत हो जाएंगे। तो बताइए बच्चों, बात समझ आई या नहीं, कोई डाउट है? हाँ, यदि ये वेक्टर फॉर्म में होते तो आप क्या लेके चलते, आप फिर ये लेकर चलोगे n1 डॉट n2 इक्वल टू 0, ठीक है, याद रखना। कार्टेशियन फॉर्म में है तो आप ये कंडीशन लेके चलोगे, वेक्टर फॉर्म में है तो ये कंडीशन। तो बच्चों बताइए, क्वेश्चन कंप्लीट। तो बच्चों एंगल बिटवीन टू प्लेन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे आपके सामने हो चुके हैं। तो आइए फिर एक नए टॉपिक पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। तो बच्चों जो आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो दोनों के दोनों एक जैसे हैं। आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर जो 5 और 6 है वो दोनों के दोनों एक जैसे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के मैं सबसे पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, x + 1/3, x + 1/3। फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, y - 1/2, फिर इक्वल है z - 2/4। ये बच्चों हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है। फिर एक प्लेन दिया है 2x + y - 3z + 4 = 0। आपको क्या करना है, इस लाइन और इस प्लेन के बीच का एंगल पता करना है, कोण ज्ञात करना है, क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आ गया कि आपको क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक तो लाइन दे दी और एक प्लेन यानी एक रेखा और एक समतल दे दिया, उनके बीच का कोण पता करना है। तो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला ईजी होता है, ठीक है, याद रखना बहुत ईजी है हमारे लिए। तो वेक्टर फॉर्म में जब मैं इसको चेंज करूँगा तो बच्चों इक्वेशन होती है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। a वेक्टर होता है ऊपर वाला, तो x - x1 से कंपेयर करूँ तो वो आएगा -1 यानी माइनस का i कैप, ये फिर प्लस का आएगा और ये +2j कैप, प्लस लैम्डा b होता है ये नीचे वाला क्या हो जाएगा 3i + 2j + 4k। लाइन आ गई वेक्टर फॉर्म में। प्लेन है, ये होता है r डॉट n - q = 0। इन तीनों से r डॉट n में लिखूँगा तो r डॉट x y z के कोफिशिएंट है 2 + 1 - 3 और ये प्लस का 4 = 0। तो यहाँ से बच्चों यदि मैं तुलना करूँ तो मेरे पास b वेक्टर क्या आ जाएगा 3i कैप + 2j कैप + 4k कैप, ये आ जाएगा। और यहाँ से n वेक्टर बच्चों मेरे पास आ जाएगा 2i + j - 3k। क्लियर हो गई बात, क्योंकि बच्चों लाइन को वेक्टर फॉर्म में चेंज करना हमारा पड़ा हुआ है, प्लेन को वेक्टर फॉर्म में चेंज करना भी हमारा पड़ा हुआ है। ये जो वैल्यू है उसे मैं b वेक्टर मानता हूँ और इसे n वेक्टर। अब बात आती है फॉर्मूले की, तो बच्चों याद रखना सभी जगह cos थीटा यूज होता है, दो वेक्टर के बीच, दो प्लेन के बीच, दो लाइन के बीच। लेकिन जब जिक्र एक प्लेन और एक लाइन का हो उस कंडीशन में cos थीटा यूज नहीं होगा, वहाँ पे क्या यूज होगा sin थीटा। और sin थीटा का बच्चों फॉर्मूला होता है b डॉट n वेक्टर b वेक्टर अपॉन और n वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का। तो b डॉट n, अब आप b डॉट n डायरेक्ट करेंगे, देखो i वाला i के साथ यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 यानी 3 × 2 प्लस 2 × 1 प्लस 4 × -3 डिवाइड बाई ये क्या आ जाएगा b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो बच्चों इसे जब मैं सोल्व करूँगा तो देखिए क्या हो जाएगा 6 + 2 - 12 अपॉन ये हो जाएगा 9 + 4 + 16 और ये हो जाएगा 4 + 1 + 9 6 + 2 8 8 - 12 होता है बेटा -4, ये हो जाएगा √29 और ये हो जाएगा √14।
तो जो साइन थीटा इक्वल आया तो थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स -4 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो शायद 391 आना चाहिए रूट के अंदर। सॉरी 391 नहीं आएगा, 406 आएगा। क्लियर हुआ बच्चों? देख सकते हो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यानी आपको जब एक प्लेन और एक लाइन के बीच में एंगल पता करना हो तो कंडीशन आपको क्या लगानी है? सिंपल सा फॉर्मूला है कि साइन थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। आपका काम सिर्फ यही होगा, पहले दिए गए क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में बनाओ। अब बात ये आती है कि यदि क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यदि क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में है फिर तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, डायरेक्टली बी और एन यहाँ से वैल्यू पता कर लो। परंतु यदि क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्मेट में है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दिए गए इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में बनानी पड़ेगी, उसके बाद बी और एन ज्ञात करो, वैल्यू पुट करो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बच्चों एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 7 और 8 है डिटो क्वेश्चन है। मैं एक बार क्वेश्चन 7 यहाँ लिख रहा हूँ और क्वेश्चन 8 भी यहाँ लिख रहा हूँ, फिर देखते हैं आप अपने आप करने की कोशिश कर सकते हो क्या। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आर वेक्टर इक्वल टू बेटा आपको दिया गया है i प्लस 2j माइनस के, i प्लस 2j माइनस के प्लस लैम्डा i माइनस j प्लस के, और आगे एक इक्वेशन दी है प्लेन की r डॉट 2i माइनस j प्लस के इक्वल टू 4। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और लिख लेता हूँ मैं। r वेक्टर इक्वल टू है बेटा 2i प्लस 3j प्लस के, 2i प्लस 3j प्लस के प्लस लैम्डा 2i प्लस j प्लस 2k, 2i प्लस j प्लस 2k। एक तो ये है, और एक है r डॉट 2i माइनस j प्लस के इक्वल टू 4, 2i माइनस j प्लस के इक्वल टू 4। आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन के लिए वही वैल्यू साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है और b डॉट एन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, ये फॉर्मूला लगाना है। कर सकते हो ना? हाँ, बता देता हूँ, ये आपका b वेक्टर होगा, ये आपका n वेक्टर, ये b वेक्टर और ये n वेक्टर। क्लियर हुआ बच्चों? कोई डाउट तो नहीं होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट मान सकता हूँ मैं इस तरीके से। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। देख सकते हो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इसको आराम से देखो कि एक एक वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, आपको सिर्फ ये सोल्व करनी है। तो वैल्यू आपके पास है तो सोल्व करोगे, ठीक है। ये बेटा चलो फिर आज के लिए इतना ही काम रखते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपके लिए बच्चों होमवर्क यही हो गया कि एक्सरसाइज जो 14.7 है उसके क्वेश्चन नंबर 8 तक का काम आपको कंप्लीट तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 बेटा एक जैसे हैं, केवल 2-3 मिनट का काम है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करके, और जो आपकी मिसलेनियस है यानी विविध प्रश्नमाला वो स्टार्ट करेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि 1 या 2 लेक्चर के अंदर इसको जल्दी से फिनिश कर दिया जाए, क्योंकि उसके बाद हमें आगे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी की जानकारी नेक्स्ट लेक्चर में।